हेलो फ्रेंड्स। सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ इकोनॉमी सेक्शन जो पीटी का मतलब जो हमारी विजन आई है इसके आता है अक्टूबर मंथ की मैगजीन में, उसमें हम इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ा दिया था पिछली बार, तो इकोनॉमी का देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो बहुत पहले की इंस्टीट्यूशन है जो बहुत 90s में फॉर्म हुए थे, जिसके अभी तब की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर हम बात करें जो भी डायनेमिक्स थे हमारे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस थे, वो सब उस टाइम के हिसाब से जब ये फॉर्म हुए थे उस टाइम के हिसाब से फॉर्म हुए थे। बट अभी जो है धीरे धीरे वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। हमारी जो डेवलपिंग कंट्री थी वो धीरे धीरे एनहांस कर रही है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री थी वो डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, इवन रिलेशंस भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए अभी रिसेंटली एनुअल मीटिंग की गई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और आईएमएफ की। तो उन्होंने लीडिंग एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने सजेस्ट किया है कि इन इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब मोर अबाउट न्यूज़ की बात करें तो एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि हमको रिव्यू करना है जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल है उसको, क्योंकि डायनेमिक्स जो है डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज के चेंज हो रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी कोटा रिफॉर्म्स है उसको हमको कंप्लीट करना है और वर्ल्ड बैंक की जो भी मतलब उनकी डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। और इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड बैंक को डिसकंटिन्यू करना चाहिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में क्या करते हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, मतलब चाइना की तरफ ज़्यादा ये टिल्टेड रहता है तो उसकी रैंकिंग अच्छी देते हैं, बाकी सबकी रैंकिंग अच्छी नहीं रहती है। तो इस कारण जो है हमको इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये कैसे इस्टेब्लिश हुए। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुए। ये जुलाई 1944 में आया गया था, जब 44 नेशंस के डेलीगेट्स जो थे वो एग्री किए थे कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। एम क्या था कि ऑब्वियसली एक सिस्टम बनाना है इकोनॉमिक ऑर्डर का और इंटरनेशनल कॉपरेशन का, जहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे कंट्रीज़ हैं कॉपरेट करेंगी और वो हेल्प करेंगे उन कंट्रीज़ को जो भी वॉर के टाइम पे वॉर का जिन पे अलग असर पड़ा है, मतलब जो बहुत सफ़र की है बिकॉज ऑफ वॉर, और उनके लिए लॉन्ग टर्म ग्लोबल ग्रोथ करनी है। दिस सिस्टम एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ एक्सचेंज स्टैंडर्ड दैट इंक्लूडेड बोथ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज दोनों का। और उसी का कंक्लूजन कॉन्फ्रेंस अटेंडीज जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किया आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पे आईबीआरडी और आईएमएफ आया। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और आईएमएफ जो है उसी के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ। नाउ लेट्स कम टू अबाउट द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फॉर्म हुए थे 1944 में। ये दो इंस्टीट्यूशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कंट्री तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्री को सबसे पहले आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के और आईएमएफ के। तो वर्ल्ड बैंक जो है जनरली ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए ये देते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे सोशियो का इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं उनके लिए होते हैं, उनके लिए ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, इट वर्क्स विद डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज शेयर प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी एडवाइस देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे कि आईबीआरडी, आईडीए जो है उनको आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर 5 ऑर्गेनाइजेशन कौन से आते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए को क्या बोलते हैं, उन दोनों को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। और सिर्फ अगर वर्ल्ड बैंक की बात कर रही है तो उसको हम आईबीआरडी और आईडीए बोलते हैं।
अब IBRD जो है वो जनरली मिडिल इनकम कंट्रीज़ और क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज़ होते हैं, उन पे फोकस करते हैं। और IDA जो होते हैं वो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उन पे फोकस करते हैं। अब आते हैं IMF का जो फंक्शन है। तो IMF क्या करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए IMF जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इट सर्व्स टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, और जो कि मॉनिटर करते हैं पूरे वर्ल्ड की करेंसी को। IMF जो है वो इकोनॉमी जो है ग्लोबली क्या इकोनॉमी का सिचुएशन है, क्या चीज़ है, उसको ट्रैक करते हैं, और उसकी और जो भी मेंबर कंट्रीज है उनको, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उसमें, उसको जो है उसको सही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब रिफॉर्म क्या है, दोनों इंस्टीट्यूशन में किसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले रिफॉर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले IMF की रिफॉर्म की बात करते हैं। तो IMF कोटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो IMF में कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ से पैसा आता है, जो भी कंट्रीज कोटा देती है उसके अकॉर्डिंग उनका वोटिंग शेयर डिसाइड होता है। तो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोटा में भी कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम IMF कोटा की बात करें तो IMF में कैसा कोटा है पहले हम वो जान लेते हैं। हर मेंबर का कोटा उसके वोटिंग राइट को डिटरमाइन करता है। अगर किसी मेंबर का कोटा ज़्यादा है तो उसका वोटिंग राइट भी ज़्यादा होगा, और उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब वो लोन भी ज़्यादा ले सकता है। अब करंट फार्मूला की अगर बात करें तो करंट फार्मूला जो है उसमें इकोनॉमिक साइज और ओपननेस, ये जो है ये 4 एलिमेंट से मिलके बना है। GDP 50%, ओपननेस 30%, एंड इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15%, एंड इंटरनेशनल रिजर्व 5%। तो दीज आर द 4 वेरिएबल्स जिससे हमारा कोटा मिलके बना है। और कोटा जो है डिनोमिनेट किस में होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में होता है, SDRs में। और कोटा हमेशा हर 5 ईयर्स में एक बार चेंज होने के लिए, मतलब उसको रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट कंसर्न्स क्या क्या है। अभी 14 जनरल रिव्यू कोटास जो हुआ था अभी 2010 में, उसके होने के बाद भी यूरोपियन नेशन के पास ओवरऑल शेयर होल्डिंग जो है ज़्यादा है, मतलब 30% जो शेयर होल्डिंग है वो पूरी यूरोपियन नेशंस के पास है। भले मतलब क्यों इतनी जो यूरोपियन नेशंस के पास है 30% है, वो 20% से कम इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनके पास कोटा जो है ज़्यादा है। तो मतलब हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ज़्यादा कोटा नहीं है। वोटिंग और कोटा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट एन अफर्मेटिव वोट फ्रॉम US। अगर US वोट नहीं करेगा तो कोटा जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसर्न्स है। अब सजेशन की अगर बात करें तो शेयर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का वो हमको रिड्यूस करना है सिग्निफिकेंटली। ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो शेयर है हमको इंक्रीज़ करना है। और आफ्टर 2010 अगर बात की जाए तो रिव्यू जो था, इंडिया का शेयर इंक्रीज हुआ है 22.75%। और इंडिया जो है किस में है, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है IMF में। तो ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग है IMF में इंडिया हमारा। ओके, सो अब आते हैं सेकेंड वाला जो कंसर्न्स है, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, उसको लेकर जो है कुछ हमारे वो है। तो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन क्या है, ये एक कंसल्टेशन है जिससे IMF जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उनका ट्रैक रखते हैं। अंडर दिस IMF क्या करते हैं, बायलैटरल डिस्कशन करते हैं मेंबर कंट्रीज़ के साथ हर साल, और उनके स्टाफ्स के साथ, और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। और रिपोर्ट जो है ये यूटिलाइज़ की जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है यूटिलाइज करती हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट देती हैं, मतलब एक वो देती हैं, रेटिंग करती हैं। तो वो जो है उनका रैंक भी इन्फ्लुएंस होता है अगर ये सब चीज़ें नहीं सही है तो। बट अब कंसर्न्स देखते हैं क्या है। तो IMF कुड नेवर पिनपॉइंट एन इंसिपिएंट क्राइसिस, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं वो किया, जैसे कि इट फेल्ड, जैसे कि एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ था उसको भी उन्होंने नहीं देखा था। डेवलपिंग कंट्री जो है वो आर्टिकल 6 कंसल्टेशन और प्रोसेस स्क्रूटनी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेस है देन द मोर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड मोस्ट क्यूरियस एग्जांपल दैट इज स्पेन एंड ग्रीस। अब अगर सजेशन की बात करें तो IMF को फोकस करना चाहिए लोअर इनकम कंट्रीज़ के साथ, और उनको सपोर्ट करना चाहिए मार्केट फंड्स और एक्टिविटीज़ रेज करके। अब थर्ड जो है वो है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे IMF की। और बोर्ड जो है वो एडवाइस कौन करते हैं, 2 कमिटीज़ मिलके करती हैं। पहली है
इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी, एंड दूसरी है डेवलपमेंट कमिटी। तो कंसर्न्स क्या है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली अगर बात करें तो पूरी तरह डोमिनेटेड किससे है, एडवांस्ड इकोनॉमीज से है। उसमें लो इनकम कंट्रीज़ का कोई भी हाथ नहीं है, और वो कंट्रीज़ जो हैं वो लीडरशिप चूज़ करती हैं, सीनियर मैनेजमेंट चूज़ करती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेन बोरोवर्स जो है हमारी डेवलपिंग कंट्री है। मेन बोरोवर्स हमारी डेवलपिंग कंट्री है, पर हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं चीज़ों को। मैनी ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है IMF के रिक्वायर्ड एज कंडीशन फॉर इट्स लैंडिंग एंड हैव ऑफन विद काउंटर प्रोडक्टिव फॉर टारगेट इकोनॉमीज। ओके, सो सजेशन क्या है, अब हमको शिफ्ट करना चाहिए फोकस, जो USA और यूरोपियन नेशंस हैं उनसे फोकस शिफ्ट करके हमको डेवलपिंग कंट्रीज तक लाना चाहिए बाय रिफॉर्मिंग द वोटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो दीज आर द रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि IMF में। अब आते हैं हम वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो सबसे पहला वर्ल्ड बैंक में भी गवर्नेंस रिलेटेड जो रिफॉर्म है वो करना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जो US और अदर G7 कंट्रीज़ हैं उनका वोटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका डोमिनेंस है, डू नॉट टेक इनटू अकाउंट बहुत सारी जो हमारी अदर इकोनॉमीज़ हैं जो अभी मेजर बन रही हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया हो गए, उनको नहीं अकाउंट करते। क्रिटिक्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक को इस तरह देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और अदर जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो इम्पीरियलिज्म की तरह काम कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न रिच कंट्रीज़ के आइडियाज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं और बाकी सबके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये दोनों इम्पोज करते हैं, हमारा IMF भी वर्ल्ड बैंक भी, जो कि सीवियरली अफेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पे। ये क्या है, एक मतलब एक एनफोर्स्ड प्राइवेटाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंट्रीज किसी चीज़ से सफ़र कर रही है तो वो एनफोर्स मतलब प्राइवेटाइज करवाते हैं सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कट करवाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एक कंट्री जो है किसी डेट वेट में फंस गई तो उनको लौटाना पड़ता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, स्लो ग्रोथ हो रही है कंट्रीज़ की, पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा है, लोअर इनकम हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके कारण हो रही हैं। फिर रीडिफाइनिंग पर्पस की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक हैज़ नॉट एबल टू रीडिफाइन इट्स पर्पस, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए एज अ लैंडिंग और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का उसका पर्पस कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। बिकॉज जैसे कि हमारा चाइना इमर्ज हो रहा है तो उसके मतलब वो लोग मतलब ऐसा लगता है कि वो किस चीज़ को वो देते हैं। तो लैंडिंग और डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसका पर्पस डिफाइन करना चाहिए हमको। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जिसको चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली इसका जो मिशन है, इसका जो एम है वो पूरी तरह डिफाइन है, बट वर्ल्ड बैंक को उतने अच्छे से डिफाइन नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग की बात करें तो बोथ वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो ऑब्सिक्योर हैं और ये हैव लिटिल ओपन टू वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन। तो जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उन्हीं के अंदर रहते हैं। रिलायबिलिटी हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग। तो दीज आर द रिफॉर्म्स विच आर नेसेसरी इन द वर्ल्ड बैंक। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। तो ऑब्वियसली हमको डीप रिफॉर्म चाहिए वर्ल्ड बैंक और IMF में, क्योंकि हमको करंट वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ों को सोचना है। हमको पिछले मतलब बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण, और अगर ये नहीं अडॉप्ट हुआ तो धीरे धीरे सेम इम्पीरियलिज्म की तरह जैसे हमारी कंट्रीज इम्पीरियलिज्म का वो कर रही थी, तो उसी टाइप का वर्ल्ड बैंक भी कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी चीज़ों में डोमिनेट हो जाता है। तो दीज इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। इसलिए हमको वेस्टर्न नेशंस की तरफ रिलैक्स होके हमको जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें, अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक कंसेंसस दैट इज़ कॉर्नवॉल कंसेंसस। अब आपको पता होगा 1989 में एक वॉशिंगटन कंसेंसस था जो कि रूल्स डिफाइन करता था हमारे ग्लोबल इकोनॉमी के गेम के, ठीक है, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है उसको डिफाइन करता था। बट क्या हुआ कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो था वो स्टेट का रोल को बहुत मिनिमाइज कर दिया था इकोनॉमी में, और प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जैसे कि हमारी कैपिटलिज्म कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए अभी प्रपोज किया गया कॉर्नवालिस कंसेंसस, ठीक है, जो कि किस पे मतलब इसका रिप्लेसमेंट है, वॉशिंगटन कंसेंसस का रिप्लेसमेंट है, जो कि G7 कंट्रीज़ जो हैं वो पूरी तरह G7 जो हैं वो
डिमांड कर रही है कि इस इम्पेरेटिव को इन्वर्ट करना चाहिए। तो हम की फीचर्स देख लेते हैं क्या है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक गवर्नेंस, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसके रिफॉर्म को एक्सेलरेट करना है कि हम कॉमन ग्रोथ प्रमोट कर सके। कलेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है, एक पूरी तरह की मॉनिटर कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके सारे सेक्टर्स में, और इन्वेस्टमेंट को हमको बढ़ाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजिटल इंक्लूजन, एलिमिनेट टैक्स एवेजन, इन सब चीज़ों के लिए हमको ये सब मतलब कॉर्नवालिस कंसेंसस का ये सब फीचर्स हैं। ओके, तो दिस इज कॉर्नवालिस कंसेंसस। आप याद रखिए वॉशिंगटन कंसेंसस को इसने रिप्लेस किया है, और कॉर्नवालिस कंसेंसस जो है G7 कंट्रीज जो है उनका पूरा कमिटमेंट है। ओके, और वॉशिंगटन कंसेंसस जो है लिबरलाइजेशन और एजेंडा ऑफ डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे फ्री मार्केट पे बेस्ड था, एग्रेसिव फ्री मार्केट पे बेस्ड था। बट जो है कॉर्नवालिस कंसेंसस उससे ज़्यादा है, गवर्नेंस पे फोकस कर रहा है, कॉमन गुड्स पे फोकस कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटेड न्यूज़। ओके, नाउ लेट्स कम टू वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो चाइना ने अभी स्टार्ट किया है एक कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम, जो कि किसके लिए स्टार्ट किया है कि जो भी हमारा वेल्थ गैप इज इन मीन्स रिच और पुअर के बीच का जितना जो गैप है वो बढ़ रहा है, उसको नैरो करने के लिए चाइना ने स्टार्ट किया है कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम। तो अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर बात करें हम, तो मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज़ वेल्थ गैप। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है क्या? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो इनकम और अपॉर्चुनिटी का पॉपुलेशन और ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के बीच में। जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा रिच है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो पूरी तरह रिच नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब पुअर है, तो उनके बीच का जो वेल्थ गैप होगा, जो रिच और पुअर के बीच का गैप होगा, और अपॉर्चुनिटी की भी अगर बात करें, कोई बहुत बड़ी पोस्ट में है, कोई बिल्कुल ही नीचे पोस्ट में है और किसी को जॉब ही नहीं मिली है, तो उनका जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक इनकम इनइक्वालिटी, हाउ अनइवनली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली कितना इनकम, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द पॉपुलेशन। तो इनकम इनइक्वालिटी अगर बात करें बिटवीन द रिचेस्ट 10% एंड पुअरेस्ट 10% इन OECD कंट्रीज जो है वो इंक्रीज हुआ है 7.2 टाइम्स से 9.6 टाइम्स इन 2013। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रीलिम्स का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है दैट इज़ गिनी कोफिशिएंट एंड गिनी इंडेक्स। ये जो है मेजर करता है हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज़ को मेजर करता है। इसका रेंज कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। ओके, सो 0 और 1 के बीच में इनका रेंज होता है। चेंजेस इन ग्लोबल इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इनइक्वालिटी अगर इंडिविजुअल के अक्रॉस बात की जाए तो वो डिक्लाइन हुई है फर्स्ट टाइम 1990s में, एंड सिंस 1820s जो है डेवलपिंग वर्ल्ड ने अभी स्टार्ट किया है मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो फास्टर ग्रो कर रही है एज कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। बट द पेंडेमिक क्या हुआ? पेंडेमिक जो है उन गेन्स को, जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड बहुत फास्ट से बढ़ रहे थे उनको धीरे धीरे कम कर दी, जिसके कारण हमारा रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वाइडन फिर से एक बार हो गया। अब इनइक्वालिटी विद इन नेशंस की अगर बात करें तो विद इन डेवलपिंग नेशन अगर बात करें तो इनइक्वालिटीज़ जो है इंक्रीज़ हुई है। डेवलपिंग नेशन के अंदर की बात करें तो वहाँ पे इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया अगर बात करें तो टॉप 10% जो है पीपल होल्ड 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। ओके, सो दिस इज इनइक्वालिटी इन विद इन नेशन। अब थोड़ा सा और भी न्यूज़ देख लेते हैं क्या इनइक्वालिटी, उसके बाद हम बताते हैं परसिस्टेंट इनइक्वालिटी और वो सब। ठीक है, तो रिपोर्ट्स द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज़ करते हैं? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करते हैं। रिपोर्ट क्या ट्रैक करता है? वेल्थ जो है 146 कंट्रीज़ में के बीच में ट्रैक करता है बिटवीन 1995 टू 2018। क्या क्या मेजर करके? इकोनॉमिक वैल्यू मेजर करके, रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल की, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, प्रोड्यूस कैपिटल एंड नेट फॉरेन एसेट्स, इन सबको मिला के वो जो है मेजर करते हैं। अब की फाइंडिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वेल्थ जो है वो ग्रू हुआ है, मतलब बढ़ा है सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1995 टू 2018, बट रिस्क जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। वाइल टोटल वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, बट गैप जो है नेशंस के बीच वो वाइडन हुआ है, और पर कैपिटा वेल्थ जो है वो वाइडन नहीं हुआ है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी कौन रिलीज करते हैं? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज करते हैं। ओके, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं, एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज करते हैं। अगर इसके फाइंडिंग्स की बात करें तो
टॉप 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 76% टोटल हाउस होल्ड का वेल्थ को होल्ड करती है और कैप्चर करती है कितना 52% ऑफ टोटल इनकम इन 2021। और बॉटम 50% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2% होल्ड करती है और 8% इनकम, 2% वेल्थ होल्ड करती है और 8% इनकम। वुमेन जो है वो ये थर्ड है ग्लोबल लेबर इनकम्स में। अगर बात की जाए, अ वेरी मॉडरेट वेल्थ टैक्स फॉर ग्लोबल बिलियनियर्स कैन जनरेट 1.6% ऑफ ग्लोबल इनकम। तो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स। नाउ लेट्स कम टू इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो अगर इसकी बात करें तो इंक्रीज्ड सोशल पोलराइजेशन। ऑब्वियसली पोलराइजेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल दो पोल्स, आपने पोल्स पढ़े होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल। तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेगनेंट और सोशल मोबिलिटी जो है हमारी स्टेगनेंट है ड्यू टू वाइडनिंग इनकम इनक्वालिटीज। पोलराइजेशन जो है, इनकम इनक्वालिटीज जो है वाइडनिंग हो रही है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, दैट्स वाई पोलराइजेशन जो है सोसाइटी में वो इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे इंक्रीज हो रहा है हमको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन बेसिस पे हो रहा है, रीजन बेसिस पे हो रहा है, जेंडर बेसिस पे हो रहा है, कास्ट बेसिस पे हो रहा है। ये जो है अनदर फ्रैक्चर पॉइंट है। अब ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारी सोशल सेगमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अभी तक तो लोग कास्ट और रिलीजन और रीजन से डिवाइड थे, पर अब धीरे धीरे वो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिवाइड है, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं। ओके, सो इसके कारण वो हो रहा है और इसी के कारण हमारा सेफ्टी और वेलबींग जो है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है, और हेल्थ और एजुकेशन भी। अब दूसरा अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिस्क भी हो रहा है इससे। हाई इनकम इनइक्वालिटी के कारण क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो भी इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में ज़्यादा जा रहे हैं। स्टेट्स की एबिलिटी रिड्यूस हो रही है कि वो अपने पुअर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, और डिमांड इंक्रीज हो रही है डी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलाइजेशन की। ओके, सो दीज आर द इकोनॉमिक रिस्क। फिर पॉलिटिकल रिस्क की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है पीपल्स के बीच सेगमेंटेशन करा रही है पॉपुलेशन में और पॉलिसी डिसीजंस में भी। सिक्योरिटी रिस्क की बात करें तो ये जो है पावर गैप जो है नेशंस के बीच का उसको वाइडन कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिस्क आ रहा है कि वॉर हो सकता है कभी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट इंडिया चाइना बॉर्डर इशूज़ जो हो रहे हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रिस्क की बात करें तो इसके कारण क्या हो रहा है, इनइक्विटेबल जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कारण हमारी अनजस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण रिवर पॉल्यूट हो रहे हैं, वेटलैंड्स पॉल्यूट हो रहे हैं। तो ये सब हमारे एनवायरमेंटल रिस्क हो गए। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गिनी कोफिशिएंट। तो परसेंटेज ऑफ इनकम हम लेते हैं वाई एक्सिस में और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम लेते हैं एक्स एक्सिस में। और ये जो ए वाला एरिया, तो गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये पूरा ए वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड हमारे इतने लोग अनइक्वल हैं। ये तो परफेक्ट लाइन है, येलो वाली लाइन जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी है, और ये हमारी इनकम मतलब इनइक्वालिटी है। तो इसको जो है पूरे ए वाला एरिया है उस एरिया ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी का टोटल एरिया, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा गिनी कोफिशिएंट निकल आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू इनिशिएटिव जो हमने लिए इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो टैक्सेशन रिफॉर्म किया हमने, सब्सिडीज़ और ट्रांसफर्स किए, प्रॉपर्टी राइट्स हमने प्रोटेक्ट किए, इम्प्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डिजिटलाइजेशन को फैसिलिटेट किया, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया, रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया और एनहांस किया फाइनेंशियल सुपरविजन। और सोशल सेफ्टी नेट को अगर इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें पेंशन नेट इंक्रीज़ किया, मेडिकल सिक्योरिटी बढ़ाई, हाउसिंग सिक्योरिटी बढ़ाई और इक्वल एक्सेस दिया टू बेसिक सर्विसेज। अब आते हैं चैलेंजेस क्या है हमको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने में। तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो इनकम डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल द रीसेंट राइज जो है स्टार्टअप हाईलाइटेड दैट मनी जो है एक इंसेंटिव है हमारे नॉलेज का। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव की जो हमारे स्टेट्स की रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है वो एक इंडिविजुअल को डिस्करेज कर रही है कि भैया आप तो कमा रहे हो तो दूसरे को तो आपने ऐसे ही दे दिया, बट उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे कमा रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्करेज लग रहा है वो चीज़। फिर इनकम डिफरेंसेस आर एक्यूमुलेटेड बाय जनरेशन। Economic inequalities are significant reflection of differences between their parents and previous generation. Obviously, क्योंकि क्या हो रहा है, पेरेंट्स जब नौकरी पाए थे तो उनकी नौकरी बहुत पुरानी थी, तो धीरे धीरे उनको उस इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको पैसे मिल रहे थे। बट अभी जो है जो भी कमा रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या आज की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग से मिल रहा है, तो ये भी इनकम डिफरेंसेस है, वेदर इट चिल्ड्रन और एनी अदर एल्स।
ठीक है। हिस्टोरिकल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यूजुअली हाई इनकम इनक्वालिटीज़ रीजन्स और नेशंस जो हैं वहाँ पे लो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है, as these regions fail to adequate opportunity for social economic mobility. Monetary resource constraint, for example, income inequalities क्या करती है, जो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उनमें इश्यूज बहुत ज़्यादा लाती है, जैसे कि ब्लैक मनी आ गए, टैक्स एवेजन, स्मॉल टैक्स बेस, ये सब जो है पब्लिक फाइनेंस को लिमिट करते हैं. फिर ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट, हायर इनइक्वालिटी जो है वो ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन को डिक्रीज करती है, और इसके कारण क्या होता है, विशियस साइकिल में लोग फंस जाते हैं, लो इनकम लो प्रोडक्टिविटी और इन सब में. वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज, हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ओके, सो दिस इज द challenges in removing economic inequalities. Now let's come to the way forward. आपको इतना बड़ा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस ओवरव्यू बता दे रही हूँ कैसे है. ओपन और फेयर कंपटीशन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है हमको इनइक्वालिटीज़ को टैकल करने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन जो है इम्प्रूव करना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी कैसी हो रही है, कैसा इम्प्लीमेंट हो रही है, किस तरह जो भी हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है. इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करना, सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करना और बेनिफिशरीज़ को टारगेट करना, क्योंकि बेनिफिशरीज अगर टारगेट होंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें वाइडनिंग, जो गैप वाइडन हो रहा है वो कम होगा. एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना जो कि क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड करें, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा इंक्रीज़ करना. तो दैट इज़ वे फॉरवर्ड. और ऑब्वियसली एनहांसिंग स्किल्स और ट्रेनिंग थ्रू एजुकेशन. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमको करनी चाहिए. तो यहाँ पे एक कोट बहुत अच्छा लिखा है, अगर आप एक किसी पुअर को एक फ़िश दे रहे हो खाने के लिए तो वो उसको सिर्फ डे में अच्छा फील कराएगा, बट अगर आप उसको बता रहे हो, आप उसको नॉलेज दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो कि आप उस फ़िश को कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे आप उस फिश को पकड़ सकते हैं, तो फिर जो है उसको आप ऑक्यूपेशन दे रहे हो और उसको लाइफ टाइम का आप उसको लाइफ टाइम. सो नाउ लेट्स कम टू द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसी में कैपिटल और करंट अकाउंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ को देखेंगे. ओके, सो रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब एक कंट्री का कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, वो सारी चीज़ें 1 ईयर में जितना भी चीज़ें करती है कंट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें होती है वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है. और ये जो है जनरली विद इन अ 1 ईयर पीरियड के लिए डिफाइन होता है. और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के. पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट. ओके, तो इसमें 5 टाइप की चीज़ें आती है. पहला है विजिबल ट्रेड, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गया. इनविजिबल ट्रेड हम सर्विसेज को बोलते हैं. विजिबल ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. फिर इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, इनकम फ्रॉम फैक्टर्स सच एज लैंड से आ गई है, फॉरेन शेयर से आ गई है. और ट्रांसफर्स में आ जाता है ग्रांट, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एट्सेट्रा. ओके, और कैपिटल अकाउंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कैपिटल का आउटफ्लोज और इनफ्लोज होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. उसमें आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई. लोन्स में आते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड क्रेडिट, बैंकिंग कैपिटल एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट जो है हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है. तो ये जो पार्ट है आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है. तो उसमें आप जाके, अगर यहाँ पे नहीं आया समझ में, उसमें और अच्छे से दिया हुआ है तो उसको जाके पढ़िएगा. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़. तो डेप्यूटी गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने रिसेंटली इंडिकेट किया है कि हमको फंडामेंटल शिफ्ट करना चाहिए कैपिटल में. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमको लाना चाहिए फ्रेमवर्क इंडिया में, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन को लेकर बहुत सारी डिबेट चल रही है. इस चीज़ को लेकर हमको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी चाहिए. ओके, तो व्हाट डज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन. तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि एक करेंसी दूसरे फॉरेन करेंसी में कैसे चेंज हो रही हो, कैसे कन्वर्ट हो रही हो, या फिर कोई फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी में चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टिबिलिटी. तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, उसका मतलब है कि एबिलिटी और फ्रीडम कि हम डोमेस्टिक करेंसी को कैपिटल अकाउंट के लिए कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो भी हम करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये सब, उसमें हम कन्वर्ट कर सकें.
तो कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है कि हमको जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, उनको रिमूव करना है कि हम पूरी तरह कैपिटल को इनफ्लो कर सकें या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अलाउ कर सकें कि वो इन्वेस्ट कर सके फ्रीली जो है फॉरेन एसेट्स में। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। अब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है ये अलाउ करती है हमारी लोकल करेंसी को कि वो एक्सचेंज हो सकता है फॉरेन करेंसी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और अमाउंट के। मतलब पहले क्या था कि मतलब अभी क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस है अमाउंट पे, कितना ही आप कन्वर्ट कर सकते हो कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट में अगर आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इतना ही कन्वर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि पूरी तरह लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना, मतलब कन्वर्ट करना बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, तो दिस इज फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। नाउ लेट्स कम टू द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अगर बात करें तो इंडिया ने कॉस्टली जो है कैपिटल अकाउंट ओपन किया था सिंस अर्ली 1990s तक। पर प्रेजेंटली यहाँ पे अभी जो इंडिया में प्रेजेंट है वो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। बहुत सारी कमिटीज़ इस्टेब्लिश की गई आरबीआई के द्वारा जो कि रिकमेंड किया पास्ट में भी उन्होंने कि हमको फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी चाहिए, जो कि क्या इंक्लूड करते हैं कमिटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दैट इज तारापुर कमिटी आई थी 1997 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी है फ्रॉम 1999 टू 2000 बेस्ड ऑन किस पे, जो भी हमारे सर्टेन क्राइटेरिया है अगर हम मेट कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। फिर कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 2006 में बनी, जो कि तारापुर कमिटी 2006 वाली थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि हमको ग्रेजुअली धीरे धीरे हमको कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल। और तो हम अब हम देख लेते हैं, सॉरी, तो स्टेप्स क्या क्या लिए हमने फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमने फुली एसेसिबल रूट इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हमने जो नॉन रेसिडेंट हमारे हैं उनमें हमने कोई भी लिमिट नहीं रखी, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कितना भी जितना वो चाहते हैं जीसेक में। तो फुली एसेसिबल रूट का मतलब यही होता है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो पूरी तरह जीसेक में कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने अलाउ किया ट्रेड इन नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड्स रुपी मार्केट। तो आरबीआई ने परमिट किया बैंक को, इंडिया में जो भी बैंक है जो ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट्स, कि वो जो है एनडीएफ मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। अब नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड रुपी मार्केट होता क्या है, ये एक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता होगा डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में, विच अलाउज, जो कि क्या अलाउ करते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज में, जो कन्वर्ट नहीं हो रही हो उसमें करेंसीज में वो ट्रेड कर सकते हैं विद कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट इन कन्वर्टेबल करेंसी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होने के बाद उसके बाद कन्वर्टेबल करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनडीएफ ट्रेड principally beyond the borders of currencies home jurisdiction, enabling the investors to transact outside the regulatory framework of the home market। होम मार्केट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आउटसाइड जो है वो इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम निकाली, जहाँ पे सारे रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स जो हैं इंक्लूडिंग द माइनर, वो जो है 2,50,000 तक रेमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, बोथ कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में वो परमिसेबल है। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को हमने रैशनलाइज किया। स्टेप्स क्या लिए आरबीआई ने, उन्होंने रिप्लेस किया सिस्टम ऑफ सेक्टर वाइज लिमिट, जो भी सेक्टर वाइज लिमिट थी उनको उन्होंने जो भी सेक्टर वाइज मतलब सेक्टर वाइज जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे, जो भी उसमें लिमिट थी उसको उन्होंने रिप्लेस किया। तो सारी एंटिटीज़ जो हैं वो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं और परमिट कर सकती हैं टू रेज ईसीबी अप टू $750 मिलियन पर ईयर पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट। ओके, फिर एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस भी रिलीज़ किए उन्होंने ईसीबीज़ में। उन्होंने कॉर्पोरेट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनको बोला कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोइंग को रेस कर सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल और किसके लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर और लेस अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, आपको पता होगा 3 टाइप के रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक और फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल रूट और नॉन अप्रूवल रूट। तो जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, ऑटोमेटिक रूट जिसमें बिल्कुल भी आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर और लेस अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है, एक्सेप्ट कुछ सेक्टर्स में फॉर सम सेक्टोरल कैप्स, रिस्ट्रिक्शन इन फ्यू सोशली सेंसिटिव और वॉलेटाइल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ओके, अब आते हैं बेनिफिट क्या क्या एसोसिएटेड है हमारे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ
फैसिलिटेट करेगा। कैसे? क्योंकि ये हमारा जो मार्केट है उसको ओपन कर देगा पूरे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, जो पूरे बिजनेसेस इन्वेस्टर्स जो हैं, ट्रेड पार्टनर्स जो हैं, उनके लिए ओपन कर देगा और बहुत सारी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारी लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट में वो इंक्रीज होगी, बिकॉज हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी इसके कारण इंक्रीज होगी और रिस्क एलोकेशन जो है वो डिक्रीज होगा। और कॉस्ट जो है फॉरेन इक्विटी और डेट कैपिटल का वो भी रिड्यूस होगा। ऑफशोर रुपी मार्केट डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और प्रेशर्स जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा अच्छा बन पाएगा। इम्प्रूव्स द एफिकेसी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। कैसे? कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रेटर कंपटीशन मिलेगा, जैसे कि करेंसी अगर एक्सचेंज हो रही है। इम्प्रूवमेंट होगी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और डिसिप्लिन बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और गवर्नमेंट में। फिर अदर बेनिफिट्स अगर बात करें तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर्स में। क्रेडिबिलिटी जो है नेशनल इकोनॉमी की वो बढ़ जाएगी। हायर स्टॉक मार्केट रिटर्न्स मिलेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है रिड्यूस होगा। इम्प्रूवमेंट होगी डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में और बेटर एक्सेस होगी ग्लोबल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो दीज आर द अदर बेनिफिट्स। नाउ लेट्स कम टू द रिस्क एसोसिएटेड विथ फ्री कैपिटल मोबिलिटी। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ रेगुलेटरी कंट्रोल, अगर सुटेबल रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है तो जिसके कारण जो है हमारा जो रेट्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे हमारे ओपन मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए, जिसके कारण हमारे क्या होगा, क्या होगा, हमारी जो रुपीज़ है उसका डिवैल्यूएशन होगा और इन्फ्लेशन जो है फॉरेक्स में बढ़ जाएगा। अनसस्टेनेबल फॉरेन डेप्ट। बिजनेस जो है वो प्रोन हो जाएंगे कि उनको हाई रीपेमेंट करनी है फॉरेन डेप्ट अगर ज़्यादा है तो, इफ़ एक्सचेंज रेट बिकम अनफेवरेबल। फिर क्रेडिट एंड एक्सेस एसेट बबल्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इक्विटी मार्केट यूज़ करेंगे एमर्जिंग कंट्रीज़ में टू बेट ऑन द करेंसी अप्रिसिएशन, तो ये भी एक इशू है। एक्सपोजर टू ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या करेगी, एग्जर्वेट कर देगी सारे रिस्क एसोसिएटेड विद, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था हमारा इकोनॉमी में, वो सब चीज़ें। इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। ओवर वैल्यू कर देगी हमारे एक्सचेंज रेट को, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग ग्रोथ। फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज देमसेल्व्स ओनली हैव टेम्परेरी इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो मेन डिटरमिनेंट है हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, जिसके लिए हमको रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एज ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। तो दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। अब इज इंडिया रेडी फॉर फुल और फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? क्या इंडिया रेडी है? तो सेवरल इकोनॉमिक पैरामीटर्स ने कंसिडरेबली देखा है, इम्प्रूव हुआ है इंडिया, इंडिकेटिंग दैट कि इंडिया जो है रेडी है फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। जैसे फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा $640 बिलियन है। FDI हमारा इंक्रीज़ हुआ है एंड लो करंट अकाउंट डेफिसिट है अभी हमारा 1.0% ऑफ GDP। बट स्ट्रेस जो है इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, जैसे कि हाई फिस्कल डेफिसिट है इंडिया का 9.3% है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है 4.48% है। फर्दर इंटरनेशनल प्राइजेस जो हैं ऑयल प्राइजेस वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी और जो हमारे कोविड-19 के कारण हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया है। दस इंडिया को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए टुवर्ड्स द कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन एज अंडरलाइन बिलो। जैसे कि फेस्ड मैनर में हमको आगे बढ़ना चाहिए ग्रेजुअली, जैसे हम फुली एसेसिबल रूट ले आ रहे हैं। एंटायर GSEC इशुएंस इज़ एलिजिबल फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जो है ये धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस हमको डेवलप करना चाहिए, जो भी रिस्क एसोसिएटेड है हमारे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। टूल्स हमको बनाने चाहिए जो कि वॉल्यूम और कंपोजिशन मैनेज कर सके। मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंशियल टूल्स बनाने चाहिए। प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, पर्टिकुलरली बैंक हो गए, और साउंड माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को डेवलप करना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो दीज आर द सम
सम पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर करना है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, ऐसे आप ब्रॉड पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको अंदर का लिखने बनने लगेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन अचीविंग इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑन द कैपिटल अकाउंट, बट इसको ब्रॉडली अचीव करने के लिए बहुत सारे ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव्स उनमें दिए हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी इंडिया जो है रिसीव कर पाएगा। नाउ लेट्स कम टू द गति शक्ति मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, अभी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हर जगह हर स्टेट पे ये चल रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है ₹100 ट्रिलियन गति शक्ति मिशन, और जिसको नेशनल मास्टर प्लान बोलते हैं। किस चीज़ के लिए? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा है इंडिया में उसके लिए। ठीक है, तो अबाउट गति शक्ति अगर बात करें, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सारी 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाएगा और इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे यहाँ रोड बन जाती है और उसके यहाँ जो नीचे की पाइपलाइन होती है रोड की, जो भी ड्रेनेज पाइपलाइन है या जो भी पाइपलाइन होती है, वो बाद में डलती है, रोड को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद डलती, फिर रोड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? डबल खर्चा होता है, बिकॉज मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए है। ये एक एन इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके यूनिफाइड प्लानिंग और इंटीग्रेशन के लिए। एंटायर प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कौन करेगा? बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ बिसाग। तो ये जो है एंटायर प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया है। तो अब देख लेते हैं अबाउट बिसाग क्या है। ये एक गांधीनगर बेस्ड ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ये प्रोजेक्ट लेती है, ये प्रोजेक्ट वो टाइप के करती है जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बिसाग। नाउ लेट्स कम टू गति। हाउ विल गति शक्ति हेल्प इन ओवरकमिंग बॉटलनेक्स और एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बताएं कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे 6 पिलर्स हैं गति शक्ति के। कॉम्प्रिहेंसिवनेस कैसे? ये सारे एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव को एक साथ लाएगा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को एक सेंट्रलाइज पोर्टल में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक पोर्टल में जाके हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। हर ईच और एवरी डिपार्टमेंट जो है उनको विजिबल रहेगा ये पूरा डेटा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। फिर पोलराइजेशन की अगर बात करें तो दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल एबल टू प्रायोरिटाइजेशन सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं ये प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि हमको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो एक क्रोनोलॉजी टाइप की बन जाएगी जिसके कारण क्या होगा, बेटर डिलीवरी होगी जो भी सर्विस है उसकी। फिर ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या करेगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को असिस्ट करेगा प्लानिंग के लिए, जो भी क्रिटिकल गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो ये हेल्प करेगा प्लान इन सेलेक्टिंग ऑप्टिमम रूट, जो मतलब हमारा जो टाइम भी सेव करे और हमारा कॉस्ट भी बचाए। फिर सिंक्रोनाइजेशन, ऑब्वियसली हर मिनिस्ट्रीज़ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा, गवर्नेंस प्रोसेस अच्छा होगा। एनालिटिकल अगर बात करें तो द प्लान जो है एंटायर डेटा एक प्लेस पे प्रेजेंट होगा विथ GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग और एनालिटिकल टूल्स हैविंग 200+ लेयर्स जो होंगी, ऐसे जो है एनालिटिकल पॉइंट में होगा। फिर डायनेमिक की बात करें तो सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है वो एबल है कि वो विजुलाइज कर सके, रिव्यू कर सके, मॉनिटर कर सके पूरा प्रोग्रेस क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स का थ्रू GIS प्लेटफॉर्म। As the satellite imagery will give on ground progress periodically and progress of the project will be updated on regular basis on the portal. Okay, so this is the dynamic 6 pillars of this. अब क्या है, challenges क्या है और क्या हमारा गति शक्ति मिशन जो है क्या प्रोवाइड कर चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। तो ये हमारा जो गति शक्ति मिशन है ये हमारे क्या करेंगे, सारे मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाएंगे और वो कॉमन विजन पे वर्क करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। फिर टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स की अगर बात करें तो द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, ये बहुत
सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा डिले होता है। कोई मिनिस्ट्री डिले कब कर रही है, बहुत देर में कर रही है, तब जाके वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, उसके बाद बन रहा है, तो बहुत टाइम लग जाता है। गति शक्ति मिशन इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं पूरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तो वो जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट हो जाएगा और टाइम और कॉस्ट भी हमारा बचेगा। फिर लैक ऑफ कॉमन विजन, आइसोलेटेड प्रोजेक्ट, अगर अलग अलग प्रोजेक्ट है तो उनका कोई क्लियर विजन नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जिसके कारण हमारा जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और गति शक्ति मिशन जो है ये कैसे हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइंड होगा और एग्जीक्यूट होगा विद अ कॉमन विजन। फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म एंड होलिस्टिक प्लानिंग कपल विद पुअर कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो है इसके कारण क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा वेस्टफुल होता है। फॉर एग्जांपल, वंस अ रोड कंस्ट्रक्टेड, अदर एजेंसी डग अप एंड कंस्ट्रक्टेड रोड, अगेन एक्टिविटीज लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स लाया करते हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दिया। बट ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा, इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने में हमारी हेल्प करेगा। अब आते हैं अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स जो होंगे। तो डिजिटल बैकबोन टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड मच नीडेड इम्पेटस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बूस्ट न्यू इकोनॉमिक एंड क्लस्टर क्रिएशन, कैसे ये प्लान थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स और क्लस्टर्स बन पाएँ। लेवरेज टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि इसरो जो है अभी हमने बोला GIS बेस्ड हमारा पूरा सिस्टम है, तो इसमें भी हेल्प करेगा। प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करेगा। इकोनॉमिक जोन्स लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर हो गए, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हो गए, डिफेंस कॉरिडोर्स हो गए, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्रीकल्चरल जोन्स, ये भी कवर्ड होंगे, जिसके कारण हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी और बिजनेस हमारा मोर कॉम्पिटिटिव बनेगा। रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 13% ऑफ द GDP। अगर सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ होंगी तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी है वो भी डिक्रीज़ होगा। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में क्या करेंगे, कमिंग क्लोज टू द हील्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान और गति शक्ति विजन जो है, इन सबको एक साथ लेके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप करेंगे, जिसके कारण हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का को टारगेट है वो हमारा पूरा हो पाएगा। तो दैट इज़ कंक्लूजन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, उन्होंने बिल्डअप किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बिल्डअप किया है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट DPIIT ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सेट करता है। जो भी प्राइस डिस्कवरी है, वेंडर मैच है, ये सब ओपन सोर्स में हो सके ऑन द लाइंस ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के अंदर। ये क्या करेगा, हमारे जो बायर्स हैं, जो भी खरीद रहे हैं, या फिर जो सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं, वो डिजिटली विजिबल हो और ट्रांजैक्ट कर सके ओपन नेटवर्क में। नो मैटर वो कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वो ट्रांजैक्ट करें ओपन नेटवर्क में। एम क्या है, ऑब्वियसली हमको डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है और हमको प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से दूर जाना है, जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है ओपन नेटवर्क पे वर्क करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल जो है इस पे बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो कि सेंटर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और वो जो है गाइड और मेंटर करेगी सारे डिज़ाइंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट यूनिट जो है वो भी सेटअप किया जाएगा टू फास्ट ट्रैक इट्स रोल आउट। ओके, सो दिस इज़ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब व्हाट डज ओपन सोर्स मीन्स? ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स हैं, वो फ्रीली जो है दूसरों को अवेलेबल हो फॉर द यूज़, डिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई इट। फॉर एग्जांपल, वाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल आईफोन और iOS पे, जो कि क्लोज्ड सोर्स है, अगर हमको उसका सिक्योरिटी जानना है तो हम नहीं जान सकते, ठीक है, उसका, क्योंकि वो लीगली हम मॉडिफाई और रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। बट गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी उसको जाके ओपन कर सकता है और उसमें चीज़ें देख सकता है, जैसे कि सैमसंग हो गए, Xiaomi हो गया, OnePlus हो गए, सबको मॉडिफाई किया जा सकता है, पर एप्पल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ओके, सो दिस इज़ द ओपन सोर्स। एंड नाउ लेट्स कम टू द की फीचर्स ऑफ प्रपोज्ड ONDC।
अब इसके फीचर्स क्या हैं? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेगा, प्राइवेसी जो है डेटा का उसको प्रोटेक्ट करेंगे। शेयरिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन लेवल डेटा बाय पार्टिसिपेंट विद ONDC इज़ नॉट मैंडेटरी। तो मतलब आप किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ डेटा शेयर करें, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ये वर्क करेगा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जो कि पब्लिश करेंगे एनोनिमाइज्ड एग्रीगेट मैट्रिक्स में। ये इट विल बी अ कंप्लेंट विद द IT Act 2000 एंड डिज़ाइन फॉर कंप्लाइंस विद द एमर्जिंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ओके, तो उसके ऑनलाइन में है। प्लान जो है वो वेल डेवलप्ड है फॉर इन्फॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन, जो कि एजुकेट करेंगे, एनकरेज करेंगे पूरे उनको। स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड की गई है ऑन बोर्ड स्मॉल एंड मीडियम प्लेयर्स को, और ये एक्सपेक्टेड है टू इवॉल्व ओवर टाइम एज अ सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी एंड जनरेटिंग इनकम फॉर इट्स ऑपरेशन। ओके, अब इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या है? ऑब्वियसली मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो है उनको ख़त्म करेंगे, जैसे कि बहुत सारी बिग ई-कॉमर्स कंपनीज हैं वो एक्यूज़ करती मतलब करती कि जो भी सेलर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और मतलब जो भी MNCs हैं वो सेलर्स को डिस्क्रिमिनेट करती हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। वो कुछ सेलर्स को प्रमोट करती हैं और कुछ को नहीं प्रमोट करती बाय जो जिनको प्रमोट करती हैं वो उनको इनडायरेक्ट स्टेक्स देती हैं। तो ये क्या करेगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगा और एम्पावर करेगा मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सब ब्रेक हो जाए। इंटरऑपरेबिलिटी, ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? ई-कॉमर्स हाईली इंटरऑपरेबल है फॉर सेलर्स एंड कस्टमर्स, जो कि कनेक्ट होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ बिना बैरियर के, तो ये उसमें हेल्प करेगा। एनहांस्ड डिस्कवरेबिलिटी फॉर स्मॉल रिटेलर्स, जैसे कि वंस अ रिटेलर्स लिस्ट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन ONDC ओपन पोर्टल, तो बिजनेस जो है वो डिस्कवर कर लिया जाएगा बाय द कंज्यूमर्स जो भी हैं ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और वो भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। फिर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक मूवमेंट, ये क्या करेगा? स्टैंडर्डाइजिंग ऑपरेशन और प्रमोट करेगा इंक्लूजन ऑफ लोकल सप्लायर्स, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा और फास्टर एडॉप्शन करेगा डिजिटल मीन्स का। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ONDC। अब कंसर्न्स क्या क्या हैं? अननेसेसरी इंटरवेंशन इन जनरल अगर बात करें, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट ओनली। ओके, व्हेन देयर इज क्लियरली आइडेंटिफाइड मार्केट फेलर, तो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे है ONDC ओपन है तो वहाँ पे वो नहीं होगा। ठीक है, प्रोटेस्ट फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज़, लार्जर ई-कॉमर्स जायंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं एज दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैविली इन R&D एज वेल एज डिप्लॉयमेंट। प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशूज़, ओपन नेटवर्क जो है कभी ना कभी ये पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसके कारण प्राइवेसी इश्यूज जो होंगे तो वो होंगे ही होंगे। ओके, सो दीज आर द कंसर्न्स। अब वे फॉरवर्ड, टेक्निकल डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट को अपना रोल को रिस्ट्रिक्ट करना है और प्रोटोकॉल्स बनाने हैं जो कि ओपन एक्सेस पर फॉलो कर सकें। मिनिमल पर्सनल डेटा कलेक्शन, ऑब्वियसली डेटा एक्सचेंज जो है प्रोटोकॉल वो भी हमको फॉलो करना चाहिए, मतलब उसको मिनिमाइज करना चाहिए उसका फ्रिक्शन, और वो क्लियर रूल्स पे बेस्ड हो। यूटिलाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, ये सब यूटिलाइज करो। रेफरेंस एप्लीकेशन, क्रिएशन ऑफ नॉन मैंडेटरी रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनिक एडॉप्शन, एंड सप्लीमेंटिंग विथ टाइटली टेलर्ड रेगुलेशन, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसके बाद पास होने के बाद ये सब चीज़ें हमको एनहांस अच्छे से करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ONDCs में आती हैं। नाउ लेट्स कम टू द रोड सेफ्टी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने अभी क्या किया है? नोटिफाई किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है वो बनाएंगे। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसमें चेयरमैन होंगे और तीन से कम मेंबर नहीं होंगे और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 3 से 7 के बीच में मेंबर होंगे, जो कि अपॉइंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब किसी भी बोर्ड का फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली हमको रोड सेफ्टी प्रोवाइड करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, ट्रॉमा फैसिलिटी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको कम करना, प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो भी प्रमोट करना गुड सैमरिटन्स को, और रिसर्च वगैरह कंडक्ट करना रोड सेफ्टी और इसमें में, और कंसिस्टेंसी बनाना बिटवीन इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड और डोमेस्टिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोड सेफ्टी मतलब नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू द कॉजेज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट। अगर कॉजेज़ की बात करें तो ह्यूमन एरर सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि केसेस ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज ट्रैफिक रूल्स वो वायलेट कर रहे हों, ड्राइविंग बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हों, और सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह हेलमेट हो गए, सीट बेल्ट हो गए, ये सब यूज़ नहीं कर रहे हों।
फिर रोड एनवायरनमेंट की वजह से एक्सीडेंट्स जो है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया मतलब हिली टेरेन में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वो नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेसिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं, उन टाइप के रोड्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे स्ट्रेट हो गया, कर्व्ड हो गया, स्टीप हो गया, वेदर कंडीशन के कारण भी होते हैं। व्हीकुलर एमिशन जैसे कि ओवरलोडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों ने को उनमें भर लिया तो उसके कारण होता है। ओवर एज्ड व्हीकल्स हो गई, लैक ऑफ एडवांस सेफ्टी फीचर्स हो गए, इसके कारण जो है सारे ये रोड एक्सीडेंट होते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है रोड एक्सीडेंट का वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ख़राब होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, बिकॉज अगर मेंबर हमारा इंजर्ड हो गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो कम हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन ड्यू टू, क्योंकि उन पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनको कमाना भी है और खाना भी बनाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट ग्लोबली और इन इंडिया। अगर बात करें तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2021 जो है वो बताते हैं रोड एक्सीडेंट जो ग्लोबली है वो मोर देन 3000 पर्सन एवरी डे जो है वो इंजर होते हैं। रोड ट्रैफिक इंजरीज जो है वो 8th लीडिंग कॉज है हमारे डेथ का ग्लोबली। द रिस्क जो है रोड क्रैश का लो इनकम कंट्रीज़ में 3 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। इंडिया जो है टॉप करता है वर्ल्ड में रोड क्रैश एक्सीडेंट्स में, ठीक है। रोड एक्सीडेंट अब इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड एक्सीडेंट इंडिया में 1.5 लाख पीपल को हर साल ख़त्म करते हैं। इंडिया जो है 1% ऑफ द वर्ल्ड व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करता है, बट सबसे ज़्यादा 11% जो रोड एक्सीडेंट है वो पूरे इंडिया में ही होते हैं। इन लास्ट डिकेड अलोन रोड क्रैशेस जो है 1.3 मिलियन और इंजर्ड ओवर 5 मिलियन इन इंडिया। रोड एक्सीडेंट्स इन 2019 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जो है अभी डिक्रीज हुए हैं बाई 3.86%। अब टाइप्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। अगर टोटल नंबर एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो माइनर इंजरीज जो होती है वो उनका लार्जेस्ट शेयर है, 35% शेयर किसका है, माइनर इंजरीज का। फिर फटल एक्सीडेंट्स जो होते हैं 31% एंड ग्रीवियस इंजरीज जो होती हैं 28%। इकोनॉमिक कॉस्ट अगर बात करें तो 2019 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने बोला है कि रोड क्रैश और सीरियस इंजरी कॉस्ट जो है वो 7.5% इंडियाज GDP कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर 2016, जो कि मोर देन ट्वाइस फिगर है जो कि गवर्नमेंट ने साइट किया था। गवर्नमेंट ने कितना साइट किया था, 3% बोला था, बट वर्ल्ड बैंक ने बोला 7.5% है। ओके, अब मेजर्स क्या क्या लिए हैं हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या लिए हैं, तो सबसे पहला विजन ज़ीरो, ये मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया है नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी के लिए कि रोड सेफ्टी जो है उसको इश्यूज़ जो है रोड सेफ्टी से लेकर उसको एड्रेस कर सकें, जो कि नेशनल कोलैबोरेशन प्रोवाइड करेगा रोड सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए, और विजन ज़ीरो की तरफ मूव करेंगे। विजन ज़ीरो मतलब ज़ीरो एक्सीडेंट। ओके, स्ट्रैटेजी जो है कवर करती है थीम्स लाइक एजुकेशन, पब्लिसिटी, अवेयरनेस, कैंपेन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर, तो ये सब कवर करती है। फिर रिसर्च ओरिएंटेड में अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि रोबस्ट सिस्टम है, जो कि सेंटर और स्टेट को हेल्प करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, रूट कॉज देखें कि किस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वो इम्प्लीमेंट करें डेटा लेड रोड सेफ्टी इंटरवेंशंस। फिर रिसर्च इन रोड सेफ्टी अगर बात करें तो हमने इंक्रीज़ किया है एक्टिविटी प्रोग्राम्स फॉर रोड सेफ्टी रिसर्च, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इस्टेब्लिश किया है रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। फिर आते हैं बिहेवियरल चेंज, तो इम्प्रूव्ड रोड यूज़ बिहेवियर, तो गाइडलाइंस हमने निकाली है स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, और इस्टेब्लिश किया है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च एंड रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। फिर पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस कैंपेन की बात करें तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू टीवी, फिल्म्स, रेडियो स्पॉट्स और इन सब से। अवेयरनेस वर्कशॉप्स हमने वो किया है, NGOs और अदर स्टेक होल्डर्स को भी इवॉल्व किया है। Changing transit system, engineering both of roads and vehicles measures for road identification and rectification of accident, black spot and road safety audits, traffic claiming measures and installation of crash barriers. For vehicles की अगर बात करें तो mandated automatic head lamp on AHO in 2 vehicles, crash test, फिर बस बॉडी कोड नोटिफाई किया है, ट्रक बॉडी कोड, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड कंपल्सरी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स। ओके, फिर प्रमोटिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ई चलान और एम परिवहन, ट्रांसपोर्ट मिशन फॉर मोड प्रोजेक्ट जो कि वाहन ऐप है,
इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। फिर आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, तो आपको पता है क्योंकि सर्विलेंस वगैरह देखना है, ठीक है। एम्पावरिंग स्टेट, ठीक है, ये कुछ उनके पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर इमरजेंसी पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा केयर, तो इफेक्टिव ट्रॉमा केयर जो कि गुड सैमरिटन्स गाइडलाइंस वो भी निकाला है। मोटर व्हीकल एक्ट फंड इस्टेब्लिश किया है एंड कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब होता है कि 48 आवर्स जो होते हैं जिसमें आपकी डेथ हो सकती है एक्सीडेंट के बाद, तो वो आवर्स को गोल्डन आवर्स बोला गया है। कंपनसेशन पेबल टू रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम्स। अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया जो है सिग्नेटरी है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, जो कि इंडिया को कमिट करता है कि इंडिया को रोड एक्सीडेंट्स जो है उनको 50% कम करना है बाय 2030, ठीक है। टू अचीव दिस गोल इंडिया को रोड को सेफर बनाना पड़ेगा, जो कि सबके लिए, और इवन जो हमारे जनता है, हमारी पॉपुलेशन है, उनको भी इतना समझना पड़ेगा कि हमको चीज़ों को बहुत सही ढंग से चलना है। ये नहीं कि ऐसे ही चलते रहना है, हर बार सिर्फ रोड जो गाड़ी चला रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन कि आप लोग सेफ्टी से चलें, आप अवेयरनेस बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जर्मनी में कंप्यूटराइज्ड पॉइंट सिस्टम जो है ट्रैफिक वायलेशन के लिए रखा गया है। ये क्या है, ये हमको वार्निंग प्रोवाइड करता है अगर हम अपने बिहेवियर से डिमेरिट पॉइंट में टेंड हो रहे हैं। वंस देयर इज 8 डिमेरिट पॉइंट द लाइसेंस इज रिवोक। अगर 8 डिमेरिट पॉइंट्स हैं तो लाइसेंस जो है आपका रिवोक किया जाएगा। तो ये जर्मनी का एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मनरेगा विच इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप हर बार ही पढ़ते रहते हैं। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी इसमें जो है फंड जो है बहुत कमी पड़ गई है, फंड की। जो भी जॉब कर रहे हैं उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो फंड की बहुत कमी हो गई है। तो मनरेगा जो है रन आउट ऑफ फंड्स हाफ वे थ्रू अ फाइनेंशियल ईयर। अब मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो मनरेगा जो है नेगेटिव बैलेंस कितना है, 8686 करोड़। ऑलमोस्ट 90% जो है एलोकेटेड बजट था इस ईयर के लिए वो यूज़ हो गया है, बट अभी 5 मंथ्स बचे हैं मनरेगा के। फर्दर पेमेंट जो है मनरेगा वर्कर्स के लिए एज वेल एज मटीरियल कॉस्ट जो है वो भी डिलेड हो रहा है, अनलेस स्टेट्स जो डिप इनटू देयर ओन फंड्स, जब तक स्टेट खुद का फंड नहीं डालेंगे। अब मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मनरेगा है क्या, किस लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मनरेगा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये एक डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन मतलब आपकी डिमांड पे आपको नौकरी मिलेगी और उस डिमांड पे आपको पैसा भी मिलेगा, उस नौकरी करने पे आपको पैसा मिलेगा। इट प्रोवाइड्स कितना, एटलीस्ट 100 डे गारंटीड वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ईयर में अगर आप 100 दिन काम कर रहे हो तो आपको ये वेजेस मिलेंगे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, जिसमें एडल्ट मेंबर जो है वॉलंटियर है कि वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर सकता है। ओके, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है मनरेगा के, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्सेज फॉर द पुअर, प्रोएक्टिव एंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, बॉटम अप पीपल सेंट्रल सेल्फ सेलेक्टिंग राइट बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। बॉटम अप पीपल सेंटर सेल्फ सेलेक्टिंग राइट बेस्ड प्रोग्राम है। प्लान्स और डिसीजंस जो होते हैं और चॉइस ऑफ वर्क जो होता है वो अंडरटेकन करता है, इन विच ईच वर्क साइट सिलेक्शन एट्सेट्रा। और जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब ओपन असेंबलीज में होती हैं ग्राम सभा के, और रेटिफाइड कौन करते हैं, ग्राम पंचायत को जो है रेटिफाई करते हैं। एसेट क्रिएशन अंडर द प्रोग्राम जो है वो वर्क रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सच एज वाटर कंजर्वेशन, ये सब करते हैं। बिसाइड्स दीज अगर बात करें तो डैम्स, इरिगेशन चैनल्स, चेक डैम्स, पॉन्ड हो गए, वेल्स हो गए, आंगनबाड़ीज हो गए, ये भी बिल्ड किए जाते हैं अंडर द स्कीम। अब कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो है मनरेगा के वो क्या है, तो वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 15 डेज, जैसे वो डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर डिमांड फेल हो रही है तो वर्क विद इन 15 डेज प्रोवाइड किया जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। वर्कर्स जो हैं उनको 15 डेज कंप्लीट होने के बाद उनको पे किया जाएगा। अगर फेल हो रहे हो, नहीं पे कर रहे हो 15 दिन कंप्लीट होने के बाद, तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सोशल ऑडिट क्रिएट की जाएगी, सोशल ऑडिट बनाई गई है जो कि अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस की बनाएगी, स्पेशली टुवर्ड्स इमीडिएट स्टेक होल्डर्स। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो उसके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनरेगा में लिए गए हैं, तो मनरेगा ट्रैकर जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो ट्रैक करेगा किनको मिल रही है किनको नहीं मिल रही है।
नरेगा सॉफ्ट जो कि लोकल लैंग्वेज है, एनेबल वर्क फ्लो बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, और वो अवेलेबल होती है सारे डॉक्यूमेंट में, मास्टर रोल्स हो गए, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हो गए, इन सब में। प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा जो कि प्रमोट क्या करेगा, सेल्फ रिलायंस और इम्प्रूव करेगा स्किल बेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स। ओके, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनरेगा के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेंथ ऑफ मनरेगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी को एड्रेस करता है ऑब्वियसली, क्योंकि लोकल लेवल को वो करता है। लाइफ लाइन है ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के पैंडेमिक के तरह लॉकडाउन के कारण बहुत लोग सफ़र किए, बट इसके कारण जो है ये 11 करोड़ वर्कर्स को क्रिटिकल लाइफ लाइन प्रोवाइड किया। बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी, क्योंकि लाइवलीहुड सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है हमारे रूरल पीपल्स को। बॉटम अप अप्रोच है बिकॉज डिसेंट्रलाइज नेचर है इसका, हमारे जो बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहा है, तो इसके कारण हमारी डिसेंट्रलाइज नेचर है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनएडिक्वेट एलोकेशन रिलेटेड पेमेंट्स एंड डिलेज। अभी हमने बताया कि टोटल बजट जो है मनरेगा को इस साल के लिए जो मिला था वो कम पड़ गया है। 71% पेमेंट जो है हमारी डिलेड हो जाती है बियॉन्ड अ मैंडेट ऑफ 7 डे पीरियड। डिमांड सेपरेशन, जब भी रूरल वर्कर्स अपना ड्यू नहीं पाते हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं उनका वेजेस नहीं पा रहे, तो वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। कास्ट बेस्ड पेमेंट डिलेज, जैसे कि नॉन एससी और नॉन एसटी वर्कर्स हैं, वो अकाउंट करते हैं 87% जो सारे वर्कर्स हैं वो नॉन एसटी और नॉन एससी वर्कर्स हैं। वर फेसिंग उनको जो है ज़्यादा टाइम तक पेमेंट नहीं दी जा रही है, बल्कि एसटी एससी को ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस कैपेसिटी अमंग रूरल सिटीजन्स, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है रूरल सिटीजन्स की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हम प्रोवाइड करें, और नरेगा एम्प्लॉयमेंट जो है वो वेल रिकग्नाइज नहीं है। सोशल ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी जो है इनएडिक्वेट है, क्योंकि पूरी तरह अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाई जाती। हम आते हैं वे फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली हमें स्कीम को रिवाइज करना चाहिए। 100 डे से हमको 300 डेज करना, 200 डेज करना चाहिए, उनको जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर एलोकेशन एंड टाइम पेमेंट, ठीक है, रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड है, तो रूरल इकोनॉमी को प्रॉपर टाइम वेज पेमेंट देनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स सच एज प्रोसेस इन्फ्लुएंस मैपिंग कैन बी यूज टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ये एक अनदर एवेन्यू है जो कि हमारे विजिलेंस इंक्रीज करेगा पूरे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, सो दिस इज़ द मनरेगा पार्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है PT 365 में, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज़। मैं इसको आपको सिर्फ ऊपर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, जो अभी की रिपोर्ट है उसमें क्या है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करते हैं, UNDP रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है, ये एक इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है विद इन ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि जिसका एम है कि हमको एक कॉमन मेथडोलॉजी बनाना, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कर सके। और ये जो है वर्क इज़ ग्राउंडेड इन अमृत सेन कैपेबिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है। ओके, तो कैपेबिलिटी अप्रोच किसकी है, अमृत सेन की है। अब UNDP की बात करें, ये एक लीडिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के लिए वर्क करते हैं। UNDP जो है प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके 3 मेन फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका, न्यूयॉर्क में है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल मेजर है जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उनको मेजर करता है। किन कंट्रीज़ में, 100 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करता है कि कैसे हाउस होल्ड्स जो हैं हमारे डिप्रिवेशन फेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, मल्टीपल डिप्रिवेशन फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ये कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉवर्टी को, जो कि मेजर किया जाता है बाय कैप्चरिंग एक्यूट डेप्रिवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये पॉवर्टी जो है इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस करता है। अगर पर्सन का जो डिप्राइव्ड है 3 और 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में, 10 इंडिकेटर्स होते हैं टोटल इसमें, अगर 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में वो डिप्राइव्ड है तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पुअर माना जाएगा। ओके, एक्सटेंट और इंटेंसिटी जो है पॉवर्टी की वो भी मेजर की जाती है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। तो अब इसमें 3
तीन इंडिकेटर्स के अंदर 7 सब इंडिकेटर्स आते हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर 10 और आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। हेल्थ में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गई। एजुकेशन में बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर बात करें तो कुकिंग फ्यूल्स, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। तो दीज आर द इंडिकेटर्स जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं। ओके, ये क्या परमिट करता है, कंपैरिजन करता है हमारे कंट्रीज़ के बीच में, और विद इन द कंट्री क्या हमारे पुअर हैं, कितने पुअर हैं, वो भी कंपेयर करता है। ये हमको दोनों चीज़ बताता है कि कौन पुअर है और कैसे वो पुअर हैं, ये दोनों चीज़ हमको ये बताते हैं। ठीक है, तो MPI वैल्यू जो है वो समराइज करती है सारी इन्फॉर्मेशन ऑन मल्टीपल डिप्रेशन इन अ सिंगल नंबर फ्रॉम 0 to 1। ये शो करती है हमको कितने प्रपोर्शन जो है डेप्रीवेशन है, कितने कंट्रीज़ में पुअर हैं। ठीक है, और ये कैलकुलेट करती है बाय मल्टीप्लाइंग द पॉवर्टी, हेड काउंट को मल्टीप्लाई करती है बाय द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कितनी है और उसको पॉवर्टी हेड काउंट के साथ मल्टीप्लाई करती है। इंडिया की MPI वैल्यू कितनी है, 0.123। इंडिया की MPI वैल्यू कितनी है, 0.123। MPI कॉन्स्टिट्यूट सेट्स ऑफ पॉवर्टी मेजर्स। ठीक है, तो These measures are explained as follows: head count और incidence of multidimensional poverty, प्रपोर्शन जो है पीपल का जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है अकॉर्डिंग टू MPI, और इंटेंसिटी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, द वेटेड एवरेज जो होता है नंबर ऑफ डेप्रीवेशन पुअर पीपल एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। हाईलाइट्स क्या क्या हैं, ये इनइक्वालिटीज़ को एग्जामाइन करते हैं अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ एथनिसिटी, केस एंड जेंडर, कास्ट और जेंडर। डिस्पैरिटीज़ को देखते हैं जो कि फर्दर एग्जर्वेट हो गई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल MPI इज़ डिसएग्रीगेटेड बाय एथनिसिटी और रेस और बाय जेंडर ऑफ हाउस होल्ड हेड। ठीक है, तो अब फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो फाइंडिंग्स में अगर बात करें तो हम फाइंडिंग्स आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। मैं इसमें आपको मतलब क्या ही बताऊँ, ये एक बार चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, तो उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। अब वाई कास्ट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर पॉवर्टी एंड अदर वेलफेयर आउटकम्स। ऑब्वियसली क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन जो रिचुअल सिग्निफिकेंस है हमारे कि हमको अपर कास्ट को प्रिजर्व करके रखना है, तो इसके कारण क्या है, हमारे जो दलित्स हैं आज भी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। यूजुअली इलिटरेट हैं, लैंडलेस हैं, जो कि मतलब आज भी हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ गाँव में नहीं, हमारे पूरे कंट्री में जो भी बाहर से तो वो लिबरल दिखाते हैं बट अंदर कहीं ना कहीं वो इम्प्योर मानते हैं दलित्स को। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण दलित्स जो है आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो भी आगे बढ़ रहे हैं एट दी एंड इट इज़ अ वाइस वर्सा केस। सो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली टुडे भी SC और ST कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो दलित्स जो चिल्ड्रन है आर पर्टिकुलरली एक्सक्लूड होते हैं कि आप फूड और वाटर शेयर नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते, एज अ पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और वो जनरली कैजुअल वर्कर्स में इंगेज्ड होते हैं। क्योंकि जो बोलते हैं अपर कास्ट का काम कुछ और होता है, अभी भी गांव वगैरह में चले जाओ तो वो कैजुअल वर्कर्स में ही इंक्लूड होते हैं। अब लिमिटेशन क्या है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, इंडिकेटर जो है वो पूरी तरह कैपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इंस्टेड ये आउटपुट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेल्थ डायमेंशन इंडिकेटर्स हैं वो कंसिस्टेंटली कलेक्ट नहीं की जाती अक्रॉस द कंट्रीज़। इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़ भी सीवियर है जो कि कैप्चर नहीं की जाती। और वाइल द MPI जो है वो हेड काउंट रेशियो से बियॉन्ड जाता है, बट इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड करता है, बट वो इनइक्वालिटी अमंग द पुअर के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है उनको मेजर नहीं करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो लिया गया। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसके 3 कंपोनेंट है, पहला ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, फैमिली बेनिफिट स्कीम है, नेशनल मॉनेटरी बेनिफिट स्कीम है, और फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये जो है ये स्कीम्स हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यूज इन शॉर्ट। उसमें सबसे पहला इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है वो RBI के अंदर बनी है।
ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 6 मेंबर कमेटी है जिसमें आरबीआई गवर्नर जो होते हैं वो हेड करते हैं। तो वो अभी न्यूज़ में क्यों है कि अभी उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है। तो 6 मेंबर जो कमेटी है एमपीसी जो भी आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं, उन्होंने जो पॉलिसी रेट मतलब रिवर्स रेपो और रेपो रेट जो है वो उसको मेंटेन करके रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। तो अभी करंटली अगर बात करें तो रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। ओके, रेपो रेट वो होता है जब बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है जब बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट होता है उल्टा जब आरबीआई लेता है फ्रॉम द बैंक। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय एमपीसी। ठीक है, तो डिसीजन सबसे पहला सस्पेंड कर दिया है जो भी सेकेंडरी मार्केट से आप बॉन्ड्स बाई करते हो अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, तो उसको सस्पेंड कर दिया है। ये इसका एम क्या है कि हम जो एक्सेस लिक्विडिटी है हमारे बैंक सिस्टम में उसको विड्रॉ करें। तो जीएसएपी क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या होता है, ये डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो होता है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, सोवरेन पेपर बाय करती है और बैंक में क्या इन्फ्यूज करती है, लिक्विडिटी। तो बैंक से क्या करती है, वो सोवरेन पेपर्स लेती है और उनको क्या प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है कि बैंकिंग सिस्टम में कैश आ जाए। बट अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो इट विड्रॉ मतलब वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सोवरेन बॉन्ड पेपर्स जो है उसको बाय नहीं करेंगे। फिर आते हैं मूविंग लिक्विडिटी फ्रॉम फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो टू द ऑक्शन। तो अभी प्रपोज किया है कि 14 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन करेंगे हर 4th नाइट को फ्रॉम द करंट 4 ट्रिलियन टू 6 ट्रिलियन इन द स्टेजेस बाय दिसंबर। तो ये 28 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन है और ये कंटिन्यू होगा टू फाइंड लिक्विडिटी ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए, सच एज 7 डे वीआरआरस होते हैं और ऑपरेशन ट्विस्ट है, ओएमओ है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा आई होप न्यूज़ में, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन पढ़ाया था तब उसमें पढ़ाया है। फिर इंक्रीज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS जो लिमिट है अभी इन्होंने इंक्रीज कर दी है, 2 लाख से 5 लाख कर दी है। ये हमारा क्या प्रमोट करेगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करेगा। IMPS क्या है, ये 24/7 इंस्टेंट डोमेस्टिक फंड ट्रांसफ़र है जो जिससे हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं और ये हर चैनल्स में अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हो गए, बैंक ब्रांचेस हो गए, ATMs, SMS, IVRS। और ये मैनेज कौन करता है, हमारी NPCI मैनेज करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो ये भी जो था बहुत न्यूज़ में था, तो ये भी मैंने पढ़ाया जब मैंने नेफ्ट और ये पढ़ाया था IMPS, तो उसमें पढ़ाया था। फिर आते हैं इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC। तो इंटरनल ओम्बड्समैन आपको पता होगा, ओम्बड्समैन मतलब जो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कस्टमर को प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें रिजॉल्व करना। तो इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम जो है बैंक के लिए तो गवर्नमेंट लाई ही थी आरबीआई ने, अब NBFC के लिए लाई है, जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। इंटरनल ओम्बड्समैन जो है NBFC में ये एग्जामाइन करेंगे जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है रिलेटेड टू जो भी सर्विस अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, डिले हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को ये जो है रिजॉल्व करेंगे। दैट हैव बीन पार्शली और होली रिजेक्टेड बाय NBFC, जो भी बैंक रिजेक्ट करते थे। ओके, फिर आते हैं सेकेंड टॉपिक में, तो सर्वे टू मैप इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर अभी मैंने ये वाला न्यूज़ जो है ये पिछले बार PT 365 में भी पढ़ाया है कि ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो है ये कौन निकालते हैं, मतलब मैंने उसमें बताया था कि 5 सर्वे जो है लेबर ब्यूरो निकालते हैं, उसमें से ये 2 सर्वे भी जो है लेबर ब्यूरो निकालते हैं। ये क्या है, एक पार्ट है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का। एविडेंस मतलब क्या क्या हमको पता है, क्या क्या एविडेंस मिला है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है टू मैप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मैप करना है, और जहाँ पे 10 वर्कर्स से कम है वहाँ पे मैप करना है। ओके, सो ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे की अगर बात करें, ये लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कलेक्ट करना है हमको पूरा एम्प्लॉयमेंट डेटा ऑन क्वार्टरली बेसिस पे फ्रॉम ऑल द एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उनसे हमको क्वार्टरली डेटा कलेक्ट करना है। ये डिज़ाइन किया गया है टू बी एन एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे विच वुड प्रोवाइड एस्टिमेट्स फॉर डिमांड साइड कंडीशन फॉर लेबर मार्केट।
जो ये सर्वे है इसके दो पार्ट है, एक है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, दूसरा है एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है वो इसी के अंदर आता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा उन इस्टेब्लिशमेंट को जहाँ जो 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं। और एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे जो है वो उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करेगा जहाँ जिस इस्टेब्लिशमेंट 9 और 9 से कम वर्कर्स हैं उनको। ओके, सो दो आते हैं, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जिसमें 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, एंड एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे जहाँ पे 9 और 9 से कम वर्कर्स हैं। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि इस इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ही ये जो है सारी मतलब सर्वे रिलीज़ करते हैं, लेबर ब्यूरो रिलीज़ करते हैं, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे और ऑल इंडिया सर्वे फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द संभव ये क्या है? एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ऑर्गेनाइज किया है। ये 1 मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे कॉलेजेस और ITI से वो उनको एनकरेज किया जाएगा बहुत सारे फील्ड्स में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मैनेज करती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कैंपेन कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अवेयर कराया जाएगा बहुत सारी स्कीम्स जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रन कर रही है। तो संभव स्कीम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है। ये नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट और 1 मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव है, डिफरेंट कॉलेज और ITI से स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। फिर आते हैं डिजी सक्षम। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। ये एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है जो कि यूथ है हमारी, आपको पता होगा कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये जो यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड करके एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ा देंगे। ठीक है, और स्किल्स जो है वो इस टाइप प्रोवाइड करेंगे जो भी डिजिटली रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो उस चीज़ में। और ये जॉइंट इनिशिएटिव किसके साथ लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। तो याद कर लीजिए, डिजी सक्षम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विथ माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और देखते हैं ये जो है इसमें क्या किया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम बताया जाएगा मोर देन 3 लाख यूज़ को पहले साल में ही। जॉब सीकर्स जो हैं वो ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, और ये जो है प्रायोरिटी भी देंगे जॉब सीकर्स और जॉब सीकर्स जो है सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए और जो भी डिसएडवांस कम्युनिटीज़ से बिलोंग कर रहे हैं उनको। ओके, तो ये हो गया हमारा डिजीज सक्षम। अब आते हैं स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड पढ़ा होगा आपने, ग्रीन बॉन्ड पढ़े होंगे, तो ये भी एक टाइप का एक बॉन्ड है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, जो किसने लॉन्च किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है और लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है फॉर स्किलिंग। जो स्किल जो है इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए उसको पार्टनरशिप कौन से हैं? ग्लोबल पार्टनर्स को ऐड करके। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है? ये ऑल्सो द फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तीनों को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, और अलायंस जो है ये $14.4 मिलियन फंड जो है बेनिफिट किसको करेंगे? 50,000 यंग पीपल को इन इंडिया ओवर 4 ईयर्स, 4 साल में इतने यंग पीपल को बेनिफिट करेंगे। तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर आते हैं कृषि उड़ान 2.0। तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया होगा क्योंकि उड़ान स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। ये प्रपोज किया है किस चीज़ के लिए? जो भी ट्रांसपोर्टेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हम एयर ट्रांसपोर्टेशन कर पाएँ और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम इंसेंटिवाइज कर सकें। ये इम्प्लीमेंट होगा 53 एयरपोर्ट्स में अक्रॉस कंट्री, मेनली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन और ट्राइबल रीजन है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं स्कीम के? कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बढ़ाना है एयरपोर्ट में और ऑफ एयरपोर्ट, रिसोर्स पुलिंग करना है थ्रू कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, और ई कौशल डेवलप करना है विच इज़ नोन एज कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक, जो कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सारे स्टेक होल्डर्स को। फर्दर मोर हमको ई कौशल को इंटीग्रेट करना है ई नाम के साथ। तो ई नाम आपको पता होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि पैन इंडिया मार्केट है जहाँ पे सारे फार्मर्स और कंज्यूमर्स जो हैं एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रोड्यूस बाय कर सकते हैं। ओके, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के
अभी तो बहुत सारा डिजिटली होने लगा है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो कृषि उड़ान किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फिर आते हैं नेशनल रिवर रैंचिंग प्रोग्राम लॉन्च। तो नेशनल रिवर रैंचिंग प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अंदर स्कीम को बढ़ाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो फिश प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। ये स्कीम उसी का पार्ट है, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। ये क्या करेंगे? थ्रू इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफाई करेंगे, प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन करेंगे लैंड और वाटर का। ये प्रोग्राम हमको हेल्प करेंगे सस्टेनेबल फिशरीज में, हैबिटेट डिग्रेडेशन रिड्यूस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, फिर आते हैं नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी फॉर द रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। अगर फेज़ 1 की बात करें, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ड्यूरिंग 2020-21 उन्होंने 3 मेजर रिवर्स पे टारगेट किया था, विच इज़ गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरीज और महानदी और अदर रिवर्स। तो 3 कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो 6 मेजर इनलैंड स्टेट हैं जो कि फोकस कर रहे हैं इस रिवर बेल्ट पे। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड बिहार, जहाँ जहाँ से ये रिवर्स जाती हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर के लिए, जिसमें एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है? 50 करोड़ 50 करोड़ फॉर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किस 5 साल के लिए। ओके, और ये किसका पार्ट है? आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है, जो सारे स्टेट और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रिवर रैंचिंग प्रोग्राम जो कि पार्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। फिर आते हैं ट्रेंच फार्मिंग। तो रिसेंटली अभी एसोचैम ने सजेस्ट किया है कि हमको ट्रेंच फार्मिंग करना चाहिए। हर्ब्स वेजिटेबल्स लद्दाख में अगर ग्रो करना है तो ट्रेंच का मतलब होता है सिंपल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं, रेनफॉल नहीं हो रही है, तो हम एक सिंपल स्ट्रक्चर है जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। ठीक है, ट्रेंच कल्टिवेशन जो है ये हमारे सॉइल को हार्नेस करता है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, और सोलर हीट जो है सोलर हीट को हार्नेस करता है टू क्रिएट सस्टेनेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, लाई एटसेट्रा। ओके, सूटेबल साइज जो है 30x10x3 विथ ट्रांसपेरेंट यूवी स्टेबलाइज 200 माइक्रॉन पॉलीथीन शीट्स जो है यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी के लिए, और लो कॉस्ट और पोर्टेबल होता है। फार्मर्स जो है वो रिलोकेट करते हैं ट्रेंच टनल टू वॉट एवर लोकेशन दे वेंट। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी अपन मतलब जो विंटर एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक टनल टाइप का बनाते हैं, उसके अंदर सब्जियां को ग्रो करते हैं, और वहाँ पे सनलाइट मतलब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो अंदर की आर्टिफिशियल सनलाइट वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हों। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंच फार्मिंग। ओके, सिंस फार्मिंग सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है लद्दाख में, तो फार्मर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अदर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, जैसे कि ग्रीन हाउसेस। ठीक है, सच एज लो टनल टेक्नोलॉजी और ट्रेंच फार्मिंग करें टू कल्टिवेट हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स। अब सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो कमर्शियल कल्टीवेशन जो है इंडियन एंड एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का वो किया जा सकता है, ये सब यूज़ करके, जो कि लोकल डिमांड मीट करेगा। और ये जो है अगर ये सब वेजिटेबल्स जो हैं अगर वहाँ पे ग्रो होंगे तो ये सप्लाई हो सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एट अ प्रीमियम, सिंस इंडिया इम्पोर्ट करता है बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, सो इंडिया का लोकलाइजेशन भी रीजनल मतलब लोकलाइजेशन जो हमारी चीज़ें वो प्रमोट होंगी और हमारा इम्पोर्ट भी डिक्रीज होगा। Okay, so this is the trench farming. Now let's come to Nobel Prize in Economics. तो अभी Severiges Riksbank Prize in Economic Science 2021 3 इकोनॉमिक्स को दिया गया है फॉर 2 ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है ऑफ साइंसेस ने अवार्ड किया है 1/2 जो है डेबिट कार्ड को, और अदर हाफ जॉइंटली किसको किया है? जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्योडो डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, उनको दिया है।
देख लेते हैं क्या है ये अबाउट द प्राइज विनिंग रिसर्च। तो इशूज सच एज जैसे कि इमिग्रेशन में इशूज़ होते हैं, मतलब विद इन द कंट्री, एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो तो रिलेशन बिटवीन इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब अगर आप किसी फॉर एग्जांपल पुश एंड पुल फैक्टर आपने माइग्रेशन में पढ़ा होगा, जब भी कोई जाता है कहीं से माइग्रेट होता है तो उसका मतलब यही है कि उस लेवल पे जहाँ से वो जा रहा है वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं प्रेजेंट है, और जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसलिए लोग जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हैं, बिकॉज वहाँ का एजुकेशन लेवल अच्छा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है, फ्यूचर सिक्योर्ड होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस कारण जो है ये इश्यूज चलते रहते हैं रिलेशन बिटवीन इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डेविड कार्ड ने अभी यूज़ किया है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जिसका मतलब सिचुएशन जो अराइज होती है रियल लाइफ में दैट रिसेंबल रेंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी सिचुएशन हमारी रियल लाइफ में है, टू एनालाइज, क्या एनालाइज करने के लिए, लेबर मार्केट इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन, एजुकेशन। तो रिजल्ट ने शो किया है कि इंक्रीजिंग मिनिमम वेज डज नॉट नेसेसरी लीड टू फीवर जॉब्स। ठीक है, मिनिमम वेज अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स हमारी ज़्यादा हैं। ठीक है, द इनकम ऑफ पीपल हु वर बॉर्न इन अ कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम न्यू इमिग्रेशन। ठीक है, while people who immigrated at an earlier time risk being negatively affected. Resources in the school are far more important for student future labor market success than previously thought. Okay, the methodology to interpret data and draw conclusion from natural experiment was given by Joshua Engrist and Guido Embils. ठीक है, अब आते हैं सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइस जो है उसके बारे में। 1968 में इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने इस्टेब्लिश किया इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल, जो कि फाउंडर थे नोबल प्राइज के। ये प्राइस जो है किस पे बेस्ड है? डोनेशन जो भी नोबल फाउंडेशन करते हैं, डोनेशन इन 1968 फ्रॉम रिस्क बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ बैंक्स 300th एनिवर्सरी। ओके, सो डोनेशन पे बेस्ड है और ये अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में दिया जाता है। फिर आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ये क्या है? एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए? गोल्ड बुलियन के लिए, जो कि लॉन्च किसने किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है विथ चेन फ्लक्स इन सपोर्ट विथ इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर एंड इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। फर्स्ट है इंडिया के लिए NSE शाइन प्लेटफॉर्म, जो कि प्रोवाइड करेगा डेटा फ्रेमवर्क जितने भी गोल्ड बुलियन होते हैं उनके लिए, इंटीग्रिटी बढ़ाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ गोल्ड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये हेल्प करेगा डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा ट्रेसेबिलिटी में हर बुलियन के लिए। ओके, सो शाइन बुलियन ब्लॉकचेन जो है ये गोल्ड बुलियन प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जो कि किसने लॉन्च किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। फिर आते हैं इंडिया इन्वाइटेड टू बिकम फुल टाइम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबर। तो आपको पता होगा, ये मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने साइन किया था इंडिया एनर्जी एजेंसी के साथ। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया था? कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन हो सके ग्लोबल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो अगर IEA का मेंबर बना है तो इंडिया को सबसे पहले OECD का मेंबर होना चाहिए, जो कि इंडिया नहीं है। ठीक है, और 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। पेरिस बेस्ड IEA जो है वॉज क्रिएटेड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ ऑयल क्राइसिस के कारण ये क्रिएट किया गया था। ये जो है ये हार्ट है ग्लोबल डायलॉग का एनर्जी प्रोवाइडिंग एनालिसिस रिकमेंडेशन के लिए। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करते हैं, और इंडिया जो है इसका क्या है? एसोसिएट मेंबर है। इंडिया जो है मेंबर नहीं है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है। अगर इंडिया को मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसको OECD का मेंबर बनना पड़ेगा। फिर बेनिफिट ऑफ फुल मेंबरशिप अगर बात करें, ये क्या करेंगे? अलाउ करेंगे हमको हमारा डेब्ट जो है इंडिया के साथ, जो भी क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, रिजर्व्स हैं, उसमें इंडिया का रोल जो है मैक्सिमाइज करेगा। इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाएगा रिलेटिंग टू क्लीन एनर्जी सेक्टर, और जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी इंडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इंडिया की एंट्री जो है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगी, और वो डील कर सकते हैं ओपेक प्लस ग्रुपिंग से। फिर क्राइटेरिया क्या है मेंबर बनने का IEA का? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया ये है, क्रूड ऑयल जो रिजर्व्स है हमारे वो 90 डेज़ के इक्विवेलेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई क्राइसिस आ रहे हैं तो 90 डेज़ के लिए हमारा रिजर्व होना चाहिए। ओके, प्रीवियस या नेट इम्पोर्ट्स टू विच गवर्नमेंट हैज़ इमीडिएट एक्सेस। ठीक है,
तो 90 डेज़ के लिए होना चाहिए। अ डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस नेशनल ऑयल कंजम्पशन बाय अप टू बाय 10%। डिमांड आपको रिस्ट्रेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो कि आपका ऑयल कंजम्पशन जो है रिड्यूस करेंगे अप टू 10%। लेजिस्लेशन और ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स ऑन नेशनल बेसिस। लेजिस्लेशन एंड मेजर्स टू इंश्योर दैट ऑल द ऑयल कंपनीज जो हैं वो उनका जुरिडिक्शन रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट दिया जाए। मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इट्स शेयर ऑफ एन IEA कलेक्टिव एक्शन। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड to become a member of International Energy Agency. Okay, now let's come to deal reached on global minimum corporate tax rate OPEC OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो अपडेटेड पार्ट पढ़ाया था PT 365 का। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ वहाँ जाके समझ लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता होगा बहुत सारी बिग MNCs हैं जो कि जो कि लो अपना जो जुरिडिक्शन है वो लो टैक्स कंट्रीज़ में करती हैं ताकि उनको लो टैक्स देना पड़े, मतलब टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, और जहाँ पे वो सिचुएटेड है, जहाँ पे वो वर्क कर रही है, वहाँ पे वो नहीं देती हैं टैक्स। तो ये जो है ये बहुत न्यूज़ में था। तो अभी ग्लोबल डील की गई है, जो भी बिग कंपनीज़ हैं उनको मिनिमम टैक्स रेट जो है 15% पे करना पड़ेगा, और ये उनको हार्डर किया गया है कि वो जो है टैक्सेशन जो है वो अवॉइड ना कर पाएँ। 4 कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। OECD का G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग पे बेस्ड है, वो 2 शेयर प्रोवाइड करता है, 2 पिलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो भी टैक्स चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। पहला है पिलर 1 जो कि 100 बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल MNEs पे अप्लाइड होती हैं, जिनका ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी 10% है। इट रीएलोकेट्स पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू प्लेसेस वेयर दे सेल प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विसेज। ये जो है उन रीएलोकेट करता है उनके प्रॉफिट के उन प्लेसेस पे जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट और प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। पिलर 2 है जो है वो लार्जर MNEs पे अप्लाई होता है, कंपनीज जिनका 750 मिलियन से ज़्यादा एनुअल रेवेन्यू हो, इनको जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है 15% फ्रॉम 2003। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारा हेल्प क्या करेंगे, ऑब्वियसली रेस टू बॉटम जो है लॉन्ग डेकेड्स प्रैक्टिस है उसको एंड करेंगे, इन विच कंट्रीज़ जो है वो कॉम्पिटिट करेंगी और वो अट्रैक्ट करेंगे कॉर्पोरेट जाइंट्स। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो है हमारे पैंडेमिक को फाइट करने में हेल्प करेंगे, टैक्स हेवेंस को चेक करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। फिर अगर बात करें बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो है, इसका मतलब क्या है कि टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि टैक्स रूल्स हैं उनको अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मान नहीं रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ये रिड्यूस करता है। ओके, सो दिस इज़ बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। अब आते हैं सिचुलस ने अभी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के पार्टनरशिप के साथ। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स क्या होता है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD का, जो कि हेल्प करते हैं कि जो भी टैक्स ऑडिट नॉलेज है, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके, मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से बना रहे बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज और नॉलेज भी उनको मिलती रहे। तो इस प्रोग्राम का एम क्या है कि सिचुलस ने अभी स्ट्रेंथन किया है इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कैसे किया है, बाय ट्रांसफरिंग टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स टू इट्स टैक्स ऑडिटर्स। फोकस क्या है प्रोग्राम का, ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस ऑफ टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फार इंडिया ने कमिट किया है टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम्स इन एस्वाटिनी, सियरा लियोन एंड युगांडा एंड भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया है। अब टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड करता है प्री ऑडिट रिस्क असेसमेंट, इन्वेस्टिगेटरी टेक्निक्स, ऑडिट केसेस, ट्रांसफर प्राइसिंग इशूज और सेक्टर स्पेसिफिक। ये क्या नहीं कवर करता, जो भी असिस्टेंस आप देते हो रिलेटिंग टू कस्टम्स मैटर्स, तो वो जो है ये इसके अंदर नहीं आते। तो याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके अंदर क्या नहीं आता, वो असिस्टेंस नहीं आते जो आप कस्टम्स मैटर्स के लिए देते हो, और ये जो है फ्लेक्सिबल होता है और कंट्री स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या है, मोर सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी फॉर द बिजनेस। इंटरनेशनल डायलॉग फॉस्टर करेगा ऑन टैक्स मैटर्स बिटवीन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन
कॉम्पिटिशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब आते हैं, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर दिया है विया ऑटोमेटिक रूट। तो FDI आपको पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक टाइप का इक्विटी होता है जो कि मतलब एक कैपिटल होता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है टेलीकॉम सेक्टर में इंक्रीज़ कर दी है। पहले 49% थी, अब 100% है। और ये हमारा क्या करेगा, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। हाउएवर सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी कंट्रीज से विथ जहाँ पे इंडिया जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और जहाँ पे इंडिया का बेनिफिशियल ऑनर जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया सिचुएटेड, यहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बट वैसे 100% किया गया है, बट जो भी जिसके साथ भी इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है उसमें लिए गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है। वैसे ऑटोमेटिक रूट से कर सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी lecture. I will start with security tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section.